नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। लोकसभा चुनाव और लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। तीसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं। यदि बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के तो लगातार छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान जारी है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण में मतदान आज शुरू हो चुके हैं और ऐसे में सुबह से ही लगातार वोटिंग की सिलसिला जो है जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ये मतदान होंगे। तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की भी 9 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। लगातार छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान आज होने हैं और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जो है जारी है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा इस दौरान वोटिंग में भाग ले रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हैं रितेश मोहरे जी और छत्तीसगढ़ से है दुलारे अंसारी जी, ब्यूरो चीफ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में वोटिंग की प्रक्रिया जो है जारी है। 7 सीटों का रण जो है आज देखने को मिल रहा है। यदि मैं बात करूं रितेश जी, तो मेरी दुलारे जी से पहले भी बात हुई थी। उन्होंने कहा मुझे कि वोटिंग करने के लिए जो है मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है अभी तक का वो काफी कम दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मैं सबसे पहले ये अपील करना चाहूंगा, आज 7 मई को देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। और जो मुझे देख रहे हैं और इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने घर से निकल कर अपने नजदीकी मतदान केंद्र जाकर सबसे पहले मतदान करें। मैं बात करता हूँ ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी की वो बातों पर। तो मैं अभी जस्ट अभी मतदान करके आया हूँ और पोलिंग सुबह से ही मैं लगा हुआ था मतदान केंद्र पे। तो अभी देखने में आया कि जो सुबह का जो मौसम था काफी खुला हुआ था, जिसके कारण जो है मतदाताओं में उत्साह बहुत अच्छा है। और रायपुरा क्षेत्र की बात करूँ या डंगनिया क्षेत्र की, जहाँ पर मतदाता बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे और मतदान का लाइन लगा करके मतदान कर रहे हैं। जी, दुलारे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दुलारे जी। जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी दुलारे जी। ठीक, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, रितेश जी, आप सुन पा रहे हैं? उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दुलारी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। आयुषी ठीक है, मेरा सवाल आप दोहरा देना। मेरा सवाल ये है कि 10 बजे तक 11% वोटिंग जब होता है, 4 घंटों के बाद, बड़े अंतराल के बाद ये वोटिंग जब होता है और जब लोग उस समय फ्री होते हैं कि जॉब पे नहीं जाना होता है, किसी को कहीं काम पे नहीं जाना होता है, तो ये तत्कालीन सरकार के लिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं। जी, देखिए रितेश जी, जो सवाल दुलारी जी का वो ये है कि 10 बजे तक 11% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं तत्कालीन जो सरकार है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और जैसे क्या आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है यदि वोटिंग बोल सकती हूँ, या फिर मैं ये कह सकती हूँ यदि मतदान अच्छे प्रतिशत पे नहीं हुआ तो। अभी आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंट काफी बचेंगे। तो सुबह 10 बजे का दुलारे जो अपडेट है, लेकिन उसके बाद से जो थोड़ा मौसम खुला है, तो मैं खुद अभी एक मतदान केंद्र गया तो उससे आंकड़ा लिया। 24% मतदान जो है 11:30 बजे का आया था। अभी 12 बज गया, शायद कुछ बड़ा भी हो क्योंकि लाइन काफी लंबी थी। और मतदान केंद्र में जो मतदाता है या फिर निर्वाचन आयोग की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, एक एक मतदाता के लिए थोड़ा समय लग रहा है। इससे भी हो सकता है कि स्लो होने के कारण भी ये मतदाता जो है इसकी प्रतिशत जो है कम होने की आशंका है, लेकिन ऐसा नहीं है। रायपुर शहर के अंदर वो ये लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने खूब पसीना बहाया है, घर घर जाकर संपर्क किया है, लगातार माहौल बनाया था कि मतदान अवश्य करें। कल भी सड़कों पर उतर करके युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मतदान करने की अपील किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये आप थोड़ा देखेंगे 2 बजे 3 बजे के बाद तो मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। और हमें पूरा यकीन है कि हम शाम के 6 बजे के बाद का जो आंकड़ा निर्वाचन आयोग जो जारी करेगा, रायपुर लोकसभा की बात करूं मैं तो 70% से अधिक रायपुर लोकसभा के अंदर मतदान हो चुके होंगे।
जी, वहीं यदि मैं बात करूँ चुनाव बहिष्कार को लेकर के, तो आज जो है आयुषी मेरा 11 सवाल राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में कई जगहों से जो है खबरें आयुषी मेरा सामने आ रही सवाल है है। जहां पर चुनाव का बहिष्कार हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया? मध्य प्रदेश में भी ऐसी खबरें जो है देखने को मिली थी, क्या कहेंगे? जी, आपको बात को जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जगह पे मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। कुछ छोटे-छोटे से गाँव होते हैं, दूरस्थ इलाके होते हैं, जहाँ उनकी एक चुनाव के समय उनकी माँग आती है। मैं बात करूँ महासमुंद लोकसभा के समय में तो गरियाबंद के एक गाँव में ऐसी समस्या है कि ट्रांसफार्मर के कारण उनका यहाँ लाइट हफ्ते-हफ्ते गोल रहता था। लेकिन तत्काल में वहाँ पर जो है बिजली विभाग से बात हुआ, उन्हें आश्वस्त किया, बकायदा उन्होंने तत्काल लेटर दिया, तो उन्होंने मतदान करने गए, मतदान दल जो है मतदान कराने को ले गया। तो ऐसी कुछ समस्याएँ कुछ-कुछ गाँवों में ऐसे कुछ दूरस्थ इलाकों में आती है, लेकिन अभी रायपुर के अंदर अभी आया नहीं है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे स्थानों में आया हो सकता है। जी, दुलारी जी। साफ तौर पे मेरा सवाल है रितेश मोदी जी कि शाम 5 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान होगा? अगर ये 50 और 60 के बीच लटक जाता है, आकर रुक जाता है, तो ये बहुत मतलब खराब स्थिति होगी बीजेपी के लिए, बहुत दुखदायी स्थिति होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहीं न कहीं 400 पार का नारा देती है और 400 पार का नारा जब देश में दिया जाता है तो मुझे लगता है कि 80% तक के तो मतदान छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर कम से कम होने चाहिए। अगर ये 50-60 के बीच का आंकड़ा है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में बीजेपी आ जाएगी और मुझे लगता है कि फिर 300 के आसपास सीटों पर सिमटने की आशंकाएं जो है वो बीजेपी के लिए जताई जा रही है। जी, रितेश जी, देखिए दुलारे जी का कहना है कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है और यदि वोटिंग परसेंटेज कम रहा, यदि 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें 50% से कम वोटिंग परसेंट रहा या 50% भी रहा, तो कहीं न कहीं ये एक मुश्किल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 पार का नारा पूरा करना। और उन्होंने ये भी बात की कि कम से कम 80% वोटिंग होनी चाहिए, यदि आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो। देखिए, वोटिंग वोटिंग परसेंट ये तय परसेंट नहीं ये करता नहीं कि करता कि हमारी हमारी सीटें कम हो सीटें कम हो जाएंगी, जाएगी या कांग्रेस की कांग्रेस सीटें की बढ़ सीटें बढ़ जाएंगी। जाएगी। ये ये मतदाता के ऊपर मतदाता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना मतदान करता है। पिछले बार की बात करूँ रायपुर लोकसभा के अंदर शहर में अंदर 6,06,000 और 646 लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर भी हम 3.5 लाख वोट से जीत कर के आए थे। ऐसे ही देश की बात मैं बोलूँ पूरे 400 पार का नारा हमने यूँ नहीं दिया क्योंकि हमको अपने कामों पे भरोसा है, 10 वर्षों के काम भरोसा है। और आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं 2023 के विधानसभा के पहले मैंने बताया था कि हम 52-54 सीट लाएँगे, 54 सीट आया। अब अभी आप फिर से ये दावा कर सकते हो आपके चैनल के माध्यम से, एनडीए जो है 422 या 423 का आंकड़ा पक्का छुएगी, ये तय है। क्योंकि जनता का विश्वास है कि मैं भी मतदान केंद्र पर था, वोट डालने के लिए गया हुआ था। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े थे जो अपील कर रहे थे कि कांग्रेस वोट डाले। तो मतदाता का जो बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, वो बोले कि हमने विधानसभा में तो हमने पंजा में डाल दिया, लेकिन अभी तो मोदी जी को डालेंगे भैया, क्षमा करना। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं का रुझान क्योंकि और मीडिया या सोशल मीडिया का नजर जाना चाहिए ताकि ये बातें सबके पास आए कि देश का रुझान मोदी जी की ओर, उनकी गारंटी की ओर है, जो कामों को लेकर के प्रशंसा हो रही है, केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा है। जी, इसीलिए हमको मतदाताओं पे भरोसा है, जनता जनार्दन पे भरोसा है कि जी। वो हमें 400 सीट का पूरा लक्ष्य हमको प्राप्त करवाने में हमको पूरा सहयोग मिलेगा। जी, जिस प्रकार से रितेश जी आपसे बात की है कि 423 के पार तो हम जाएँगे, ये तो अब 4 जून को साफ हो जाएगा कि कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने घोषणा पत्र जारी किया था, पहले भी यदि संकल्प पत्र जो जारी किया था, जिसमें से 50% जो थी जो बातें आपने कही थी, वो पूरी की थी, लेकिन 50% तभी भी बाकी थी। तो क्या इस बार के संकल्प पत्र में जो बातें आपने कही हैं, उसको आप 100% पूरा करेंगे? जी, बिल्कुल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि यह जो तीसरा टर्म रहेगा सबसे ऐतिहासिक निर्णय वाला रहेगा। जी, इसके कारण हम इस 5 वर्षों में 2047 का विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए 5 साल काम करने वाले हैं। जो काम हमारे छूट गए थे और आगे के हमने जो मैनिफेस्टो में हमने जो वादा किया है, निश्चित रूप से ये 5 सालों में हम ऐसा काम करके दिखाएँगे कि भारत आज मैं खुद युवा हूँ, आप भी युवा हैं। 2047 के अंदर जब हमारी आने वाली पीढ़ी इस पर गौरवान्वित होगी कि माननीय मोदी जी की जो आज के समय पे गौरव उस समय के लोग करेंगे कि प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ। तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल विश्वास है कि जिन्होंने कहा है वो अभी तक हुआ है। आज आज मैं कांग्रेस
कांग्रेस की स्थिति की बात करूं तो कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग मैदान छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में कर गए। आपने देखा कि किस प्रकार से जो है उन्होंने नारी न्याय योग की बात किया, लेकिन किस प्रकार से राधिका खेड़ा के साथ बदतमीजी होती है और उसमें उनके कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो है उसके हाथ खींच लेते हैं। जो दोषी है सुशील आनंद शुक्ला उसके साथ वो खड़े होती है। इससे समझ में आया, देश में मैसेज गया है कि कांग्रेस जो है महिलाओं से उत्पीड़न करने वाली पार्टी है, उनको प्रताड़ित करने वाली पार्टी है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है, शक्ति का जी सम्मान करती है। रितेश जी, जैसे आपने बात की अभी, तो कांग्रेस का हमेशा से कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो जाता है यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। ऐसे कई सारे मामले जो है और कई सारे आरोप कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। जैसे कि यदि इंदौर की बात कर लूँ तो इंदौर के अक्षय बम जो है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कई सारे भ्रष्टाचार किया, अब उन्हें उसे शिष्टाचार में बदलना है, तो इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो मेरा सवाल सिंपल इतना ही है, क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाता है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस का काम हमेशा से आरोप लगाना रहा है। अगर कोई हमारे कामों से प्रभावित होकर के आते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है क्योंकि उनके नेता पूरा मैदान छोड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात है, अगर उनके ऊपर आरोप है या फिर जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट चले जाते। जब जब देश की कोई ऐसी बड़ी बात आती है, किसान के हितों के लिए जब मोदी जी जब निर्णय लेते हैं, तो उसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जब अफराक खान और ऐसे आतंकवादी के समर्थन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट के दौरे करते, तो ऐसे भ्रष्टाचार अगर वो किए हैं उनके नेता जो हमारे पार्टी में आए, तो उनके खिलाफ वो क्यों नहीं खड़े होते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। बातें करने से नहीं होता। कांग्रेस का जो है स्थिति आज ऐसा है, स्वयं के अंदर अपनी अपने स्थिति को खड़े करने की लड़ाई है। नेता कौन होगा ये उनके अंदर तय करने की लड़ाई है। वो देश के अंदर चुनाव नहीं लड़ रहे, वो मोदी जी को रोकने के लिए को चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो जी विकास की बात करेंगे तो देश के साथ खड़ा होता, मैं खड़े होता। लेकिन राहुल गांधी जी बात करूं या खड़गे जी की बात करूं, अभी जांजगीर चांपा आए थे, इनके प्रत्याशी के नाम उनको याद नहीं है, तो किस वो तरह से वो देश का चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आरोप लगा रहे, देश की जनता जानती है आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना, सारा चीज है, सीधा ट्रांसपेरेंसी है देश के अंदर है। जी लेकिन दुलारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी करके जी दुलारी जी। देखिए, आप एक तरफ विकास की बात करते हैं पर कांग्रेस कहती है कि 370 धारा आप लोगों ने नहीं हटाया। देखिए, आज तो मतदान का पर्व है, फिर भी मैं मतदान से हटकर कुछ सवाल आपके ले लूं। एक तरफ कहा जाता है कि इन्होंने कश्मीर में, आपने कहा था कि 2 विधान 2 प्रधान देश में नहीं चलेंगे, तो कश्मीर में 1 प्रधान 1 विधान कर दिया है और कश्मीर के चुनाव में आप लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो बीजेपी पर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। इन आरोपों को बीजेपी किस तरीके से देखती है बीजेपी? रितेश जी, आप तक आवाज पहुंची दुलारी जी की? थोड़ा सा आवाज कम आया है, जी रिपीट कर दे। दुलारी जी का कहना है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बात करती आई है कि उन्होंने कश्मीर से 370 हटाई है और कई सारे विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बात करती है, लेकिन कांग्रेस वालों का कहना है कि आप बात करते हैं विकास को लेकर के, विकास नहीं किया, 370 को लेकर के बात करते हैं, लेकिन जो 370 पर कहना है, उनका ये कहना है कि 370 धारा आपने पूरी तरह से नहीं हटाई। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आयुषी, 370 धारा पूरी तरीके से नहीं हटा, एक खंड नहीं हटा, बी खंड हटा दिया गया। सिर्फ आप जमीनें ले सकते हैं कश्मीर में, बाकी चीजों में अभी भी अमेंडमेंट नहीं हुई है। जी जी रितेश जी। हाँ जी, मैं समझ गया आपको। आपको जवाब देना चाहता हूँ दुलारी अंसारी जी की बातों का कि धारा 370 के अमेंडमेंट को आपको याद होगा 2019 के अंदर माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी राज्यसभा में पहला बिल पढ़ते हैं जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर वाला वो गैजेट पेपर लेकर के आते हैं। वो बोलते हैं कि आज से दिनांक फलाना को धारा 370 और 35 ए समाप्त करते हुए वो चंद मतलब केंद्र शासित राज्य उसको घोषित किया जाता है। मुझे लगता है इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो दुलारी अंसारी जी को शायद मालूम नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ जमीन खरीदने की बात होगा, यही होगा। यही तो मुद्दा था कि जब जम्मू कश्मीर का कि अगर मान लो वहाँ की कोई लड़की शादी करके भारत में अंदर आती तो वो क्योंकि देश से अलग था, जब नेहरू जी उसको उस अलग विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रयास किए थे, धारा 370 लगाए थे, वो भारत की नागरिकता उसकी छीना जाती थी। अगर वहाँ की कोई लड़की
या फिर स्त्री पाकिस्तान के लड़के शादी करती तो उसकी नागरिकता साथ में पाकिस्तान की नागरिकता होती थी और पाकिस्तान के भी लड़के का जम्मू कश्मीर नागरिकता कराती थी। तो इस प्रकार से दो दो निशान और दो प्रधान का जो मुद्दा है हमने उसको पूरा किया और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इस चुनाव के बाद, इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी जो है आने वाले समय में ऐसा निर्णय लेंगे, सारा भूगोल हम एक होगा। और आपने देखा कि इस बार लोकसभा के अंदर हो या कैसे कई सारे रैलियों में उन्होंने भाषण में कहा है कि हम पीओके भी हम लेकर के रहेंगे। यही तो पेट में दर्द है कांग्रेस के कि हम जो है कुछ चीजों को ले रहे, क्योंकि जो कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया आजादी के बाद से, जम्मू कश्मीर को अलग करने का काम किया, बांग्लादेश को अलग करने का काम किया, या नेहरू जी ने ऐसे मानसरोवर को चीन को देने का काम किया। हम सबको हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं कर रहे। और राहुल गांधी जो कहते हैं कि हम न्याय यात्रा कर रहे, वो अपनी कांग्रेस के अंदर न्याय कर ले, अपनी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर ले, तो मैं मान जाऊं कि कांग्रेस कुछ काम करती है। लेकिन आज जो स्थिति है, देश की जनता देख रही, समझ रही है, कोई टक्कर में नहीं है। सीधा सीधा है कि भारत जो है 2047 के सपने को लेकर के, विकसित राज्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। इसके लक्ष्य के लिए हम तय है और जनता हमारे साथ है। जी, आखिरी सवाल जो है मैं रितेश जी से ले लेती हूँ। रितेश जी, भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, पूरे देश भर में यूसीसी लागू करने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। तो क्या आप एसटी-एससी एक्ट जो है वो भी हटा देंगे? क्या सभी को समान तरीके से देखा जाएगा? क्या शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं बात कर लूँ तो सभी को बराबर अंक होने के साथ-साथ उनको नौकरी मिलेगी? क्या सभी को बराबर समानता दी जाएगी? जी। जी, मैं मैं बता बता देना देना चाहता चाहता हूँ हूँ यूसीसी यूसीसी के के अगर अगर आप आप जितने भी लगभग 100 देशों की बात करेंगे जहाँ यूसीसी लागू है, और ये यूसीसी को मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी के समय भी इसको लाने का प्रयास हुआ था। इसको तो हम आगे लागू करने का बात कर रहे हैं। और जो बात विपक्षी द्वारा हो रहा है कि एसटी एससी या फिर ऐसे और सब समुदाय के उनके अधिकारों का हनन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम ये करना चाहते तो हमारे 2019 से लेकर 2023 के अंदर 360 से अधिक हम बहुमत हमारे पास रहा है। हम चाहते तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम यूसीसी के माध्यम से समान नागरिकता कराते, कहते प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, क्योंकि गरीब वंचित परिवार जो है छूट जाता है। इसमें किसी भी वर्ग का कोई आरक्षण छीनने वाला नहीं है। ये भ्रम में ना पड़े जनता, क्योंकि ये भ्रम फैलाने का काम ही जी, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया है। जी, दुलारी जी, फटाफट आप जो बोल रहे थे। जी। कि दलितों को यूसीसी में कहाँ जगह देंगे, मुसलमानों को यूसीसी में कहाँ जगह देंगे, और ये सिर्फ जमीनों को लेकर के रहेगा, विवाह को लेकर के रहेगा, या और भी इसमें संशोधन किए जाएंगे? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जैसे मुस्लिम लॉ बोर्ड है तो यूसीसी के आने से खत्म हो जाएगा, दलितों का जो कानून है यूसीसी के आने से खत्म हो जाएगा। तो ये दो मुद्दों को छोड़ करके और किन मुद्दों का समावेश यूसीसी में रहेगा, ये भी बीजेपी बताने का कष्ट करे। जी, ये मैं मैं बात बात सुन सुन लिया लिया हूँ। हूँ। मैं मैं तो आपको बता बता देना देना चाहता चाहता हूँ हूँ कि कि देश में केवल एक ही संविधान चलेगा, वो है अम्बेडकर जी का संविधान। आपने देखा कि 2019 के पहले 2019 में माननीय मोदी जी ने देश के अंदर 3 तलाक का जो कानून को खत्म किया। आप धर्म के साथ जुड़े हो सकते हैं, आप धर्म को मानिए, स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान ने दिया है, लेकिन आप अपने धर्म की आड़ में जो कानून लगाने का काम करते हैं, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना है तो एक कानून, एक एक संविधान सबको मानना होगा। इसीलिए यूसीसी की जो बात हो रही समान नागरिकता, ये तो आजादी के बाद से आजादी थी, लेकिन आज जो वर्ग भेद है या जातियों के बीच भेद है, ये इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने इस बिल को रोक के रखा। 2 बार बिल कांग्रेस पार्टी में आने का प्रयास किया, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों के कारण ये बिल रुक गया। लेकिन आने वाले इस लोकसभा के चुनाव के बाद में यूसीसी का बिल जो है लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास होगा, जिससे, और ये भी मैं आपको आश्वस्त कर लेना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने वाला, न किसी के आरक्षण का हनन होने वाला है। जो व्यवस्था संविधान में दिया गया है वो एज इट इज रहेगी, लेकिन कुछ चीजें को हमको ऐड करने की आवश्यकता है, ताकि मैंने पहले बोला गरीब परिवार के ऐसे वंचित लोगों को भी उनके स्तर को बढ़ाने के लिए यूसीसी का प्रावधान लाया जा रहा है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बराबरी करेंगे फिर, रितेश जी? चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते उनसे बात नहीं हो पा रही है हमारी। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, आप
लगातार वहां पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वहां पर मतदान होगा। तीसरे चरण में लगातार छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वही वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है, सभी वोटर्स और सभी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।